गंगा में शाही सफर। जी हाँ, ये जो नया क्रूज गंगा में तैरता हुआ आज से दिखाई देना शुरू हो रहा है, उसका अनुभव ऐसा है जिसके बारे में आज के पहले गंगा के घाट पर रहने वाले लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अकल्पनीय है। बेहद ऐतिहासिक और रोमांचक सफर की आज शुरुआत हो चुकी है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। काशी से लेकर के ये किस तरह असम में पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों और बांग्लादेश से होते हुए एक रोमांचक सफर की ओर ले जाने वाला ये क्रूज रवाना हुआ है। लेकिन खास इसीलिए भी है क्योंकि नदी में किसी क्रूज का ये दुनिया का अब तक का सबसे लंबा और बड़ा सफर होगा, और एक ऐसा सफर जिस क्रूज पर तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। तो वाराणसी की गंगा नदी से ये जो क्रूज है उसकी शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन बीच में कई नदियों से होते हुए ये क्रूज गुजरने वाला है और 5 स्टार सुविधाओं से पूरी तरह से लैस है इस क्रूज, और प्रकृति की खूबसूरती का भी एहसास कराता रहेगा। एक शाही सवारी का अनुभव भी इस क्रूज में उनको होने वाला है, जो आज इसकी सवारी कर रहे हैं। काशी से गंगा विलास क्रूज की यात्रा शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों से होती हुई ये यात्रा बांग्लादेश से होकर भी गुजरेगी। काशी टू डिब्रूगढ़ की ये पूरी यात्रा 51 दिनों तक जारी रहेगी। और ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा में क्रूज का ये सफर पूरे 3200 किलोमीटर का फासला तय करेगा। इस क्रूज का सबसे खास हिस्सा इसमें बने अलग अलग स्वीट हैं। इसके अलावा क्रूज का जो संडेक है वो भी बेहद खास है, बेहद खूबसूरत है, जहां से यात्री नदी और उसके आसपास के इलाकों का ओपन व्यू ले पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इन्हें हरी झंडी दिखाई तो उन्होंने एक बात का खास तौर पर जिक्र किया कि यह क्रूज सिर्फ नदी पर जा ही नहीं रहा है, बल्कि यह भारत की परंपरा संस्कृति की अनूठी छवि दिखाएगा। और कुछ ऐसी ही छवि आज काशी में देखने को मिली जब गंगा में ये शाही सफर शुरू हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को बड़ी सौगात ये दी है। पीएम मोदी ने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। तस्वीर आपके सामने है। यह क्रूज भारत और बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदियों के रास्ते अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। विदेशी सैलानी भी इस क्रूज पर आज मौजूद हैं। जब पहले सफर की शुरुआत ये क्रूज कर रहा है, गंगा विलास जिसका नाम है, प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाते हुए ये बात कही है कि हर वो विदेशी जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं वो इस भारत में मौजूद है। और ये क्रूज का लंबा सफर यानी 3200 किलोमीटर का ये सफर दिखाएगा कि भारत की खूबसूरती क्या है, भारत की परंपरा क्या है। गंगा के घाटों से गुजरता हुआ ये हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाएगा। विदेशी सैलानी, क्योंकि खासकर ये कहा जा रहा है कि इसमें जरूर यात्रा करेंगे तो न सिर्फ भारत की जो प्रकृति की खूबसूरती है उसका एहसास ये कराएगा, बल्कि एक शाही सवारी का अनुभव भी इसमें मौजूद लोगों को होगा। काशी से गंगा विलास क्रूज की यात्रा शुरू हो गई है, और जैसा हमने आपको बताया कि शुरुआत उत्तर प्रदेश से जरूर हुई है, वाराणसी से जरूर हुई है, लेकिन इस यात्रा में कुल 5 राज्य शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा ये इंडिया टू बांग्लादेश भी इसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि यात्रा बांग्लादेश से भी गुजरेगी। काशी टू डिब्रूगढ़ की ये पूरी यात्रा 51 दिनों तक जारी रहेगी, और ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर यात्रा है, जिसके चश्मदीद आज बने हैं तमाम वो लोग जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रूज को हरी झंडी दिखा रहे थे। कुछ विदेशी सैलानी भी इस क्रूज पर मौजूद हैं। उनसे जब न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की तो भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो भारत का पहली या दूसरी बार दौरा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस क्रूज से लगता यह है कि ये दौरा यहीं नहीं रुकेगा, अभी बहुत कुछ और देखना बाकी है, क्योंकि इस यात्रा में क्रूज का ये सफर पूरे 3200 किलोमीटर का है और ये फासला लंबे समय में तय होगा। इस क्रूज का सबसे खास हिस्सा इसमें बने अलग अलग स्वीट्स भी हैं, और इसके अलावा क्रूज का संडेक बेहद खास बताया जा रहा है। यहीं से यात्री नदी और उसके आसपास के इलाकों का ओपन व्यू ले पाएंगे। असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टूरिस्ट का विशेष अभिनंदन करता हूं जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं। आप सभी एक प्राचीन शहर से
एक आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं। मैं अपने इन विदेशी टूरिस्ट साथियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि इंडिया हैज एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन। 3200 किलोमीटर के सबसे लंबे नदी के सफर में गंगा विलास क्रूज अलग अलग राज्यों के 50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरने वाला है। आपको बताते हैं ये पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। पूरे रूट मैप के साथ आपको हम दिखाते हैं कि आखिर ये क्रूज कहां से शुरू हुआ है, कहां को जाएगा। वाराणसी से रवाना हुआ है क्रूज सबसे पहले, उसके बाद अगला पड़ाव इसका गाजीपुर रहने वाला है। बक्सर, पटना, बोधगया, ये पूरा बिहार आप समझिए, ये गुजरता हुआ नालंदा, मुंगेर, बटेश्वर स्थान। ये जो रूट मैप है आपको हम बता रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश की काशी से तो रवाना हुआ है, लेकिन देश के 5 राज्यों से होकर ये सफर पूरा होगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो फरक्का, मुर्शिदाबाद, कालना, कोलकाता, ढाका भी पहुंचेगा। यानी ये सिर्फ भारत के ही राज्यों से होकर नहीं गुजरने वाला, बल्कि ये बांग्लादेश भी पहुंचेगा। और मकसद इस सफर का यही कि भारत की संस्कृति, परंपरा क्या है ये भारत, वो ये दिखाते हुए आगे बढ़ेगा। बोधगया देखिए इसके रास्ते में है, और ये वो जगह है जो पर्यटन के लिहाज से अगर हम समझे तो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। इसके अलावा नालंदा, मुंगेर, ये जो पूरा इलाका आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोलकाता तक ये पहुंच रहा है। तो पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है वो भी इस क्रूज के जरिए लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश जब ये पहुंचेगा तो वहां भी पर्यटन स्थल को ही ये जोड़ेगा, ढाका पहुंचेगा और उसके बाद ये धुबरी तक जाएगा। तो वाराणसी जो कि न सिर्फ भारत की, विश्व की सबसे प्राचीनतम शहर है, वहां से लेकर के ये पूरा आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश तक जितने पर्यटन स्थल हैं और खास करके संस्कृति, सभ्यता जो है उसे बताएगा। तो गंगा विलास क्रूज में 31 यात्रियों को 5 स्टार होटल से ज्यादा सुविधा मिलेगी। गंगा विलास क्रूज में जिम, स्पा सेंटर, लेक्चर हाउस, लाइब्रेरी भी है। 40 क्रू मेंबर भी क्रूज में सवार लोगों की सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यहां तैनात रहेंगे। गंगा विलास क्रूज से एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, रिपोर्ट देखिए, क्या है इस क्रूज की खासियत। ये क्रूज जरूर सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, लेकिन हेरिटेज का पूरा ख्याल रखा गया है। अब ये क्रूज अंदर से कैसा दिखता है उसकी भी तस्वीर जरा हम आपको दिखा देते हैं। ये इसकी सीढ़ियां ऊपर से जो लाउंज की तरफ जाती हैं, ये तस्वीर मैं आपको अंदर की भी दिखा देती हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये सिटिंग एरिया पूरी तरीके से बनाया गया है कि जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उनको किसी रूप में दिक्कत ना हो। ये आप सिटिंग एरिया एक देखिए, आपको नजर आएगा। इसके इधर इसका सेटअप इस तरीके से किया गया है कि अगर क्रूज चल भी रहा है या फिर रुका भी है तो आप यहाँ पर जब बैठे हैं तो बाहर का नज़ारा आप पूरी तरीके से देख पाएं, उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर रुके हैं, अगर बनारस की अगर मैं बात करूं तो रविदास अगर घाट है, गंगा किनारे अगर आपका क्रूज रुका है तो फिर बाहर का नज़ारा आप सोचिए कैसा होगा। इसीलिए इसका डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि बाहर भी आप देख सकें। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो आप लंच करते हुए, डिनर करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए ये सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए इधर का भी एरिया मैं यहाँ पर दिखाऊं तो सबसे पहले इंटीरियर आप देखिए। इससे पहले भी मैंने कहा कि हेरिटेज का भी यहाँ पर पूरा ख्याल रखा गया है। कुछ ऐसी चीज़ों को भी ज़रूर शामिल किया गया है जो पुरानी चीज़ों को दर्शाती हैं और जो भारत के हेरिटेज को, संस्कृति को दर्शाती हैं। ये तस्वीर आपने देखी, ये पूरा सिटिंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है। ये पूरा इसी शेप में बनाया गया है, इसी तरीके से बनाया गया है कि आप जब यहाँ पर बैठे हैं तो बाहर की तरफ भी आप देख सकें, बाहर का भी आप आनंद ले सकें। अच्छा, इसके अलावा ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी ज़रूर यहाँ पर अगर आप कोई फिल्म देखना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा शो है जो यहाँ पर दिखाया जाए, यानी कि आपका मनोरंजन किस तरीके से हो सके क्रूज़ के अंदर भी, ये हर तरीके से यहाँ पर सुनिश्चित किया गया। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं कि यात्रा उबाऊ ना हो, इसीलिए क्रूज पर संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिम आदि की सुविधाएं होंगी। 5 स्टार होटल की सुविधाएं इस पर आपको मिलने वाली है। और इस क्रूज के अंदर आखिर क्या-क्या सुविधाएं हैं ये भी हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं। तो हम आपके सामने कुछ ग्राफिक्स रखते हैं और आप क्रूज में सफर कर पाए। क्या ऐसी कल्पना भी कभी किसी ने की होगी? लेकिन एक कल्पना अब सच है। इस वक्त आप देखिए, मैं गंगा किनारे हूँ, बनारस के इस घाट पर मैं हूँ और
मैं क्रूज की यात्रा कर पा रही हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, हर भारतीय क्रूज का सफर इसी तरीके से कर पाएगा जो कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की थी, जो लगता था कि एक ख्वाब भी कभी किसी का हो सकता है क्या, वो अब पूरा हो पाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से, डबल इंजन की सरकार से जो विकास कार्यों का वादा किया था वो अब पूरा हो रहा है। भारत का जो विकास है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सबसे खास ये है कि जब भारत का विकास आगे बढ़ रहा है तो उसमें भी भारतीय संस्कृति को भुलाया नहीं जा रहा। क्योंकि मैंने कहा कि जब इस क्रूज के इंटीरियर की बात आती है, जब इस क्रूज के डिजाइन की बात आती है, या फिर इस क्रूज में जब लोगों को यात्रा करवाई जाएगी तो जिन स्पॉट्स पर रोका जाएगा वो ये सुनिश्चित किया जाता है कि भारत की संस्कृति को दिखाते हो। अगर आप भारत घूमने के लिए आए हैं तो आप भारत की संस्कृति से रूबरू हो, आपको ये पता हो कि जिस देश में आप घूम रहे हैं, जिस देश के अलग अलग शहरों की और राज्यों की आप यात्रा कर रहे हैं, उस भारत का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, उस भारत का इतिहास क्या कहता है, ये सब कुछ सुनिश्चित किया गया है इस क्रूज की यात्रा के जरिए। और आप यकीन मानिए कि ये क्रूज की यात्रा अभी जरूर विदेशी कर पा रहे हैं, लेकिन जब भारत के लोग भी इस यात्रा को करेंगे तो फिर उन्हें ये समझ में आएगा कि कितनी तेज गति से पूरे भारत का इस वक्त विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से आज टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। वाराणसी में गंगा किनारे रेत पर करीब 200 टेंट बनाए गए हैं, जहां से बनारस का एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। इस टेंट सिटी को, जिन्हें गुजरात के कच्छ और राजस्थान की टेंट सिटी के तर्ज पर ही डेवलप किया गया है। इस वक्त मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, क्रूज की भी बात करेंगे, लेकिन टेंट सिटी जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसे उद्घाटन कर दिया गया है इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। ये वो जमीन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सूनी रेत हुआ करती थी, यहाँ पर फिर भी लोग उस सुकून के चलते घंटों बैठने के लिए आते थे। बनारस के अलग अलग घाट हमने देखा इसी वजह से मशहूर है, क्योंकि जो सुकून बनारस के घाटों पर होता है वो शायद भारत में कहीं और नहीं मिलता। लेकिन इसको भी कैसे पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा सकता है, ये विजन था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो आज साकार हो चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस टेंट सिटी का भी उद्घाटन कर दिया गया है। लंबा सा बसा हुआ ये जो शहर है आपको अब नजर आ जाएगा। टेंट सिटी इसीलिए कहा गया है क्योंकि टेंट के तरीके से ऐसा नहीं है कि ये किसी आधुनिक सुविधाओं से लेस नहीं होगा। जरूर इसका नाम टेंट सिटी दिया गया है, इसका जो इंटीरियर है वो उस तरीके से किया गया है, लेकिन सुविधाएं उसी तरीके की यहाँ पर मिलने जा रही हैं जैसी आपको शायद किसी होटल में मिलती होंगी। और 3200 किलोमीटर के सबसे लंबे नदी के सफर में गंगा विलास क्रूज अलग अलग राज्यों के 50 पर्यटक स्थलों से गुजरेगा। ये कौन से पर्यटक स्थल हैं वो आपको पूरे रूट मैप के जरिए हम दिखाते हैं और समझाते हैं। तो ये हमारे पीछे हम देखिए किस तरीके से पूरा रूट मैप रख रहे हैं कि कहां कहां से होकर गुजरेगा। शुरुआत वाराणसी से होगी, उसके बाद गाजीपुर और उसके बाद आगे बढ़ता हुआ ये। और वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर के बाद ये दरअसल देश के 5 राज्यों से होकर क्रूज गुजरने वाला है। और इसका मकसद भी यही है कि भारत की ये जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो संस्कृति में हो या फिर नेचर में हो, उसे दिखाया जा सके। और इसके लिए ये बिहार के पटना, बोधगया से होते हुए नालंदा, मुंगेर, बटेश्वर स्थान तक के जाएगा और उसके आगे भी ये सफर जारी रहेगा कई राज्यों से होकर। और ज्यादातर स्थानों को जो चुना गया है वो इस वजह से चुना गया है ताकि भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो बातें लोगों तक पहुंच सके। इसमें देखिए क्रूज ये मुर्शिदाबाद से होता हुआ फिर आगे कालना और कोलकाता तक पहुंचेगा। मतलब पश्चिम बंगाल की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो भी लोगों तक पहुंच पाएगी। और फिर बांग्लादेश के जो तमाम पर्यटक स्थल है, खासकर देखिए ये ढाका पहुंचेगा, तो वहां का जो पर्यटक स्थल है वो भी, जैसे कि ढाका हुआ, उसके बाद धुबरी, गोलपारा, ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम जगहें आप इस नक्शे पर देख पा रहे हैं। और अंत में ये गुवाहाटी पहुंचेगा। 5 राज्य हैं जिन्हें ये जोड़ता हुआ आगे पहुंच रहा है, 2 राज्यों को जोड़ रहा है और उसके बाद में आखिरी पड़ाव उसका डिब्रूगढ़ है। 1 मार्च को ये क्रूज जो आज यहां से रवाना हुआ है वो डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। वाराणसी से आज से शुरू हुआ दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। 51 दिन में 3000 किलोमीटर से अधिक का होगा सफर। मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ।
बजट सत्र की तारीख हुई तय। 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा सत्र। 27 दिन होगी संसद की कार्यवाही। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी। मंदिर का 50% काम पूरा। न्यूज 18 इंडिया पर पहली बार श्री राम जन्मभूमि से एक्सक्लूसिव वीडियो। 20-21 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। देवी और सज्जनों, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश के कोने कोने को हाईवेज के साथ जोड़ दिया। हमारा ये अनुरोध है और एक निमंत्रण भी कि आप भी 14 जनवरी को हमारे साथ जुड़ें सड़क सुरक्षा अभियान में, क्योंकि उसमें होंगी रोड सेफ्टी की बहुत सारी आवश्यक बातें। क्यों नितिन जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जान है वो जहान है। सड़क सुरक्षा अभियान, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। 14 जनवरी सुबह 10 बजे से। तुर्की के जहाज को खदेड़ दिया, लेकिन ग्रीस ने इस मामले को ठंडा नहीं होने दिया और यूरोपियन यूनियन को इस बारे में चिट्ठी लिख दी, क्योंकि ग्रीस एजियन सागर के द्वीपों पर अपना हक कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता। और इसीलिए उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि एजियन सागर में तुर्की के घुसने से बात बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से नेटो के 2 देश आपस में लड़ पड़ेंगे। माना जा रहा है कि 6 जनवरी को हुई उस घटना के अलग अलग वीडियो इसीलिए सामने आ रहे हैं। ताजा वीडियो देखकर तो लगा कि तुर्की ने ग्रीस को उकसाने की कोशिश की थी और इसी वजह से उसका जहाज ग्रीस के जहाज के सामने से निकला। ग्रीस के कोस्ट गार्ड के जवान ने भी ऐसा ही बयान दिया और कहा कि तुर्की ने जानबूझकर ग्रीस को परेशान किया और इसी वजह से ग्रीस ने तुर्की के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रीस चाहता है कि इस हरकत का खमियाजा तुर्की को आर्थिक तौर पर भुगतना पड़े और इसीलिए उसने मांग की कि यूरोपियन यूनियन तुर्की की मछलियां और सी फूड खरीदना बंद कर दे। यानी ग्रीस चाहता है कि तुर्की को एजियन सागर मामले में आर्थिक सजा मिले, क्योंकि उसे पता है कि कहां चोट करने पर एर्दोआन चीख उठेंगे। ग्रीस जानता है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है और अगर उसकी मछलियां बिकनी बंद हो गई तो फिर तो उसकी कमर ही टूट जाएगी। इधर 15 जनवरी के बाद दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों के अंदर उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और 15 जनवरी के बाद एक बार फिर लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश का अनुमान भी जताया। इस बीच ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिससे चीन तिलमिला उठा। ये सैन्य अभ्यास करके ताइवान ने एक बार फिर चीन को दिखा दिया कि वो उसे अपने सामने बौना ना समझे, क्योंकि उसकी सेना इतनी ताकत रखती है कि दुश्मन चाहे जमीन पर अटैक करे या फिर समुद्र और हवा से, वो उसे जवाब देने को तैयार है। अपनी इसी ताकत का प्रदर्शन ताइवान ने दुनिया के सामने किया। लेकिन इस मिलिट्री ड्रिल से चीन को मिर्ची लग गई, उसका गुस्सा भड़क गया और ऐसे में उसने ताइवान पर हमले की बात को दोहराया और विदेश से ताइवान पहुंच रहे नेताओं को ये चेतावनी दे डाली कि वो ताइवान से बातचीत बढ़ाकर आग से खेलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बात चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि कोई भी दूसरा देश उसके और ताइवान के बीच आकर दखल दे। चीन शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है, जबकि ताइवान ने कभी चीन के इस दावे को सही नहीं ठहराया। और इसी बीच उसने ये मिलिट्री ड्रिल की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें गाओशोंग शहर के एक नेवल बेस पर ताइवान के कुछ सैनिक टारगेट पर सटीक निशाना साधने का अभ्यास करते नजर आए। इस दौरान ताइवान ने अपने टैंकों, हेलीकॉप्टरों और जहाजों की ताकत भी दिखाई। इस मिलिट्री ड्रिल के वीडियो में दिखा कि ताइवान के सैनिकों ने दुश्मन के ठिकाने को बारूद से उड़ा दिया और समंदर में पेट्रोलिंग कर दुश्मन की नींद उड़ा दी। उधर तालिबान सरकार के महिलाओं पर लिए गए कुछ फैसलों पर विरोध जताते हुए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज को रद्द कर दिया, क्योंकि तालिबान सरकार ने महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज मार्च में यूएई में खेली जानी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने अब इसे रद्द करने का फैसला किया। इधर खबर है कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उपेंद्र कुशवाहा को राज्य का दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। फिलहाल इस बात की सिर्फ चर्चा है, लेकिन अगर ये खबर सच हुई तो फिर तो तेजस्वी को जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के दूसरा डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी का तेज कम हो सकता है। हालांकि इस बात का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुशवाहा ने अपने हाव भाव से जता दिया कि अगर डिप्टी सीएम बनने का ऑफर आया तो वो उसे ठुकराएंगे नहीं। अब ऐसा करें कि मौका मिलेगा तो हम कोई सन्यासी है, मोक्ष में हम बैठे हुए। लेकिन आरजेडी ने दबी जुबान से बता दिया कि वो इस बात से नाखुश है। अति महत्वाकांक्षा कष्टकारक भी होता है। यानी बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी और जेडीयू ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनके दिल नहीं मिल पा रहे, जिससे बीजेपी का बैठे बिठाए फायदा हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी हैं,
लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बने तो उनकी ताकत कम हो सकती है। इस बीच एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने बकाया टैक्स के मामले में अनुष्का शर्मा को 2 नोटिस भेजे थे, जिन्हें रद्द करने की मांग करते हुए अनुष्का शर्मा ने भी याचिका दाखिल कर दी। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने 2012-13 और 2013-14 के बकाया टैक्स को चुकाने की मांग करते हुए अनुष्का शर्मा को दोनों नोटिस भेजे थे। अनुष्का की याचिका पर कोर्ट ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा। उधर कोलंबिया के रोसिस में पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मच गई। वहां यह घटना 4 दिन पहले घटी थी, लेकिन उससे मची तबाही के निशान हर बीतते दिन के साथ पहले से गहरे होते जा रहे हैं, क्योंकि रोसिस में पहाड़ खिसकने से हाईवे का करीब 1 किलोमीटर का हिस्सा ठप हो गया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें साफ दिखा कि थोड़ा बहुत मलबा पहाड़ से नहीं गिरा, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में पहाड़ से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर और कुछ दूसरी चीजें भी सड़क पर आकर गिर गईं, जिस वजह से कई लोग वहां फंस गए। ऐसे में वहां के प्रशासन ने फौरन राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोलंबिया की वायुसेना की भी मदद ली गई, जिसके हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों की जान बचाने के काम को आगे बढ़ाया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि राहत बचाव की टीम से एक कर्मचारी रस्सी के जरिए नीचे गया और फिर एक एक कर वहां से लोगों को ऊपर खींचा गया। बाद में उन्हें खाने पीने का सामान देकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि जिस जगह पहाड़ खिसका उस रास्ते को खोलने में मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अभी अमित शाह जम्मू में हैं। मौसम ठीक होने पर गृह मंत्री अमित शाह राजौरी जाएंगे। अमित शाह राजौरी जिले के डांगरी में हुए आतंकी हमले के घटनास्थल का दौरा करने वाले हैं और यहां वो पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान अमित शाह जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं। दो 2023 में शनि की पावर होगी डबल। 30 साल बाद कुंभ से शनि का छल, बढ़ेगा दुनिया में जंग का बवाल। चीन पर होंगी शनि की आंखें लाल, कैसा रहेगा देश दुनिया का हाल, बताएंगे देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य। देखिए शनि वॉर 3.0 सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। तैयारियों का जायजा लिया और ईरान और लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्ला को उनकी हद याद दिलाई, क्योंकि नेतन्याहू ने बयान दिया कि जिन लोगों को रेड लाइन याद नहीं, उन्हें हमारे सैन्य अभ्यास से वो याद आ जाएगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया से लगी इजराइल की सीमा पर उनकी नजर है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान वहां से इजराइल में घुसपैठ की कोशिश करेगा और इजराइल ऐसा नहीं होने देगा। एक बार फिर से इजराइल की सत्ता संभालने वाले नेतन्याहू ने हिजबुल्ला को भी बता दिया कि इजराइल उससे लड़ने के लिए तैयार है। वैसे इजराइल और लेबनान अब भी जंग लड़ रहे हैं और हिजबुल्ला ने सीमा पर करीब 1.5 लाख मिसाइलें, रॉकेट और दूसरे खतरनाक हथियार तैनात किए हुए हैं, जिनसे निपटने के लिए इजराइल अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा है। उसकी सीरिया पर भी नजर है। इजराइल कहता है कि हिजबुल्ला तक हथियार सीरिया के रास्ते आते हैं, क्योंकि ईरान की सेना ने सीरिया की सरकार की मदद के बहाने वहां कई ठिकाने बना रखे हैं। उन्हीं का इस्तेमाल करके वो इजराइल को परेशान करने वाले हिजबुल्ला तक हथियार पहुंचाता है और इसी वजह से इजराइल सीरिया पर हवाई हमले करता रहता है। हालांकि उसने केवल इक्का दुक्का एयर स्ट्राइक करने की बात ही कबूल की है, लेकिन ईरान ने दावा किया कि इजराइल ने पिछले कुछ सालों में सीरिया में सैकड़ों एयर स्ट्राइक की और हर बार उसके निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने थे। खबर है कि इजराइल के हवाई हमलों से निपटने के लिए ईरान ने सीरिया में बड़ी तैयारी की है और वो वहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला है, जो इजराइल की मिसाइलों को हवा में ही उड़ा देगा। हालांकि ईरान ने अब तक इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने सीरिया में बवार 373 मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर ली है। 300 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइलें जमीन से हवा में मार कर सकती हैं और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी धूल चटा सकती हैं। यानी ईरान की बवार 373 मिसाइलों से इजराइल का F-35 विमान बर्बाद हो सकता है और इसी वजह से इजराइल अलर्ट पर है। उत्तरी इलाके में ड्रिल करके उसने ईरान को यह बताने की कोशिश की कि वो तैयार है और अगर ईरान अपनी हद भूला तो उसकी खैर नहीं। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से 164 करोड़ रुपए वसूलने का नोटिस भेजा गया। उनको यह नोटिस एलजी के निर्देश पर दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार विभाग ने भेजा, जिसमें कहा गया कि अगर रकम 10 दिनों के भीतर जमा नहीं की गई तो आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी सील हो सकता है। केजरीवाल पर सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार पर 99 करोड़ रुपए सरकारी फंड से खर्च करने का आरोप है। नोटिस जारी होते ही बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया। आप एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी पार्टी का, आप एडवर्टीजमेंट करते हो अरविंद केजरीवाल साहब का,
केजरीवाल पर हमला हुआ तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के प्रचार का मुद्दा उठा दिया। इस बीच खबर है कि अपनी सेना के हवाई अड्डों को यूक्रेन से बचाने के लिए रूस ने तगड़ी तैयारी कर ली। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस ने अपने एंजल्स एयरबेस से बम गिराने वाले विमान भी कम कर दिए हैं, जो जितने बॉम्बर वहां हैं उनकी हिफाजत के लिए एयरबेस पर खास तरह के बैरियर खड़े कर दिए गए हैं। क्योंकि पिछले महीने रूस के इसी एंजल्स एयरबेस पर ड्रोन से हमले हुए थे। उन हमलों को रूस ने यूक्रेन की साजिश बताया था। रूस का एंजल्स एयरबेस उसके TU-95 और TU-160 परमाणु बॉम्बरों का अड्डा है और ड्रोन अटैक में उसका एक TU-95 बॉम्बर तो बुरी तरह बर्बाद भी हो गया था। हमले से पहले इस बेस पर करीब 2 दर्जन विमान हुआ करते थे, लेकिन अब जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई उनमें वहां महज 6 बॉम्बर ही नजर आए, 2 TU-160 और 4 TU-95 विमान। इतना ही नहीं, एयरबेस की सुरक्षा के लिए वहां खास तरह के ढांचे भी बने दिखे, ताकि अगर अब की बार वहां कोई ड्रोन, बम या मिसाइल गिरे तो विमानों को धमाकों से बचाया जा सके। क्योंकि TU-95 और TU-160 बॉम्बर रूस के लिए बेहद अहम है। रूस यूक्रेन पर मिसाइलें दागने के लिए इन दोनों विमानों का इस्तेमाल कर रहा है और ऊपर से रूस जंग की शुरुआत से ही बार बार परमाणु बम चलाने की भी धमकी दे रहा है। ऐसे में अगर परमाणु पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके तक हर जगह कड़ाके की ठंड की चपेट में इस वक्त है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी इस वक्त हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंड को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पहाड़ों पर किस कदर बर्फ की सफेद चादर बिछी है और इन सब के बीच वैष्णो देवी के दर पर पहुंचने वाले श्रद्धालु माता के दर पर मत्था टेकने के साथ साथ बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने है। बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में ठिठुरन बढ़ गई है। रात भर हुई बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ जमा हो गई है। जहां तक नजर पड़ रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। जोशीमठ, शिमला, शोपियां में भी बर्फबारी हुई है। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया। कार्रवाई करते हुए उन्हें बैन कर दिया। उधर ग्रीस ने पिछले हफ्ते एजियन सागर में हुई घटना की शिकायत यूरोपियन यूनियन से कर दी और कहा कि इस तरह की घटना की वजह से नेटो के 2 देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। तुर्की और ग्रीस दोनों एजियन सागर पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी चक्कर में पिछले हफ्ते दोनों देशों के कोस्ट गार्ड के जवान आमने सामने आ गए थे। उस घटना का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें तुर्की का एक छोटा जहाज बेधड़क होकर एजियन सागर में घुसा और धड़धड़ाते हुए ग्रीस के जहाज के सामने से गुजर गया। यानी तुर्की ने आंखों में आंखें डालकर ग्रीस को ललकारा, जबकि पुराने वीडियो में किसी फिल्मी सीन की तरह ग्रीस का जहाज तुर्की के जहाज का पीछा करता दिखा था। एजियन सागर में ग्रीस और तुर्की के बीच चूहे बिल्ली का यह खेल कुछ वक्त तक चला, जिसके बाद ग्रीस के जहाज ने तुर्की के जहाज को खदेड़ दिया। लेकिन ग्रीस ने इस मामले को ठंडा नहीं होने दिया और यूरोपियन यूनियन को इस बारे में चिट्ठी लिख दी, क्योंकि ग्रीस एजियन सागर के द्वीपों पर अपना हक कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता। और इसीलिए उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि एजियन सागर में तुर्की के घुसने से बात बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से नेटो के 2 देश आपस में लड़ पड़ेंगे। माना जा रहा है कि 6 जनवरी को हुई उस घटना के अलग अलग वीडियो इसीलिए सामने आ रहे हैं। ताजा वीडियो देखकर तो लगा कि तुर्की ने ग्रीस को उकसाने की कोशिश की थी और इसी वजह से उसका जहाज ग्रीस के जहाज के सामने से निकला। ग्रीस के कोस्ट गार्ड के जवान ने भी ऐसा ही बयान दिया और कहा कि तुर्की ने जानबूझकर ग्रीस को परेशान किया और इसी वजह से ग्रीस ने तुर्की के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रीस चाहता है कि इस हरकत का खमियाजा तुर्की को आर्थिक तौर पर भुगतना पड़े और इसीलिए उसने मांग की कि यूरोपियन यूनियन तुर्की की मछलियां और सी फूड खरीदना बंद कर दे। यानी ग्रीस चाहता है कि तुर्की को एजियन सागर मामले में आर्थिक सजा मिले, क्योंकि उसे पता है कि कहां चोट करने पर एर्दोआन चीख उठेंगे। ग्रीस जानता है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है और अगर उसकी मछलियां बिकनी बंद हो गई तो फिर तो उसकी कमर ही टूट जाएगी। इधर 15 जनवरी के बाद दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों के अंदर उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और 15 जनवरी के बाद एक बार फिर लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश का अनुमान भी जताया। इस बीच ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिससे चीन तिलमिला उठा।
ये सैन्य अभ्यास करके ताइवान ने एक बार फिर चीन को दिखा दिया कि वो उसे अपने सामने बौना ना समझे, क्योंकि उसकी सेना इतनी ताकत रखती है कि दुश्मन चाहे जमीन पर अटैक करे या फिर समुद्र और हवा से, वो उसे जवाब देने को तैयार है। अपनी इसी ताकत का प्रदर्शन ताइवान ने दुनिया के सामने किया। लेकिन इस मिलिट्री ड्रिल से चीन को मिर्ची लग गई, उसका गुस्सा भड़क गया और ऐसे में उसने ताइवान पर हमले की बात को दोहराया और विदेश से ताइवान पहुंच रहे नेताओं को ये चेतावनी दे डाली कि वो ताइवान से बातचीत बढ़ाकर आग से खेलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बात चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि कोई भी दूसरा देश उसके और ताइवान के बीच आकर दखल दे। चीन शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है, जबकि ताइवान ने कभी चीन के इस दावे को सही नहीं ठहराया। और इसी बीच उसने ये मिलिट्री ड्रिल की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें गाओशोंग शहर के एक वाराणसी से आज से शुरू हुआ दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। 51 दिन में 3000 किलोमीटर से अधिक का होगा सफर। मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ। संसद के बजट सत्र की तारीख हुई तय। 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा सत्र। 27 दिन होगी संसद की कार्यवाही। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी। मंदिर का 50% काम हुआ पूरा। न्यूज 18 इंडिया पर पहली बार श्री राम जन्मभूमि से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 20-21 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा हालात की करेंगे समीक्षा। राजौरी में आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली के कंझावला केस में गृह मंत्रालय की सख्ती। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करने का दिल्ली पुलिस को आदेश। वारदात के वक्त रास्ते में तैनात पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन की बात। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन। अमित शाह और जेपी नड्डा ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी निधन पर जताया दुख। उत्तराखंड के जोशीमठ में जर्जर इमारतों को गिराने का काम जारी। तोड़ने से पहले होटल से निकाले जा रहे हैं सामान। पूरी प्रक्रिया में लग सकता है हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त। वर्ल्ड कप हॉकी में आज से शुरू हुआ मुकाबलों का दौर। ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में आज 4 मैच। स्पेन के खिलाफ भारत के अभियान का भी होगा आगाज। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कंझावला केस से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लापरवाही बरतने के आरोप में 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दरअसल गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है कि उस दिन जो भी पीसीआर वैन मौजूद थी, उसमें जो पुलिसकर्मी थे, उनके द्वारा अगर लापरवाही बरती गई है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आदेश सख्ती के दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। आनंद इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, अपडेट क्या है मामले में? जी देखिए, गृह मंत्रालय ने जिस तरह से निर्देश दिए थे दिल्ली पुलिस को, उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक बड़ा एक्शन लिया है। 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सभी पुलिसकर्मी रोहिणी जिले के, जिसमें 3 पीसीआर वैन और 2 पिकेट पे तैनात ये तमाम पुलिसकर्मी है जिन्हें सस्पेंड किया गया है। गृह मंत्रालय ने 302 लगाने के लिए भी दिल्ली पुलिस को कहा था और ये भी कहा था कि जो तत्काल वहाँ के डीसीपी हैं उस दिन उनको भी नोटिस जारी किया जाए और उस दिन सुरक्षा के क्या इंतजाम थे उससे बारे में उनसे विस्तार से रिपोर्ट जो मांगी जाए।
तो आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है कंझावला कांड में, क्योंकि उस समय भी लगातार आरोप लग रहे थे कि जो पीसीआर का रिस्पांस टाइम है वो समय पे नहीं था, और जब चश्मदीद ने पीसीआर कॉल की उसके कई देर के बाद जो है वो पीसीआर मौके पे पहुंची थी। उसी को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप लगातार इंस्पेक्टर सेल माफ करिए दिल्ली पुलिस के ऊपर लगे थे, और जिसके बाद ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल, और कल ही इस पूरे मामले की जांच की रिपोर्ट भी सौंपी गई थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। शुक्रिया आनंद तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि भारी बर्फ के बीच बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस दौरान कड़कड़ाती ठंड में सेना के जवान बर्फ की मोटी चादर के बीच सीमा पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस बीच वैष्णो देवी के दर पर पहुंचने वाले श्रद्धालु माता के दर पर मत्था टेकने के साथ साथ बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से तापमान में काफी गिरावट आया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के औली में लंबे इंतजार के बाद साल की पहली बर्फबारी हुई और इसी के साथ नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। और इसी के साथ ही औली घूमने आए सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे। औली के साथ साथ उसके आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हुई, जिसके बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश के भी कई हिस्सों में बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बीच तापमान में गिरावट आई। भारी बर्फबारी की वजह से घरों की छतों पर सफेद बर्फ की मोटी परत जम गई। इतना ही नहीं, पेड़ पौधे भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आए। पहाड़ और सड़क भी बर्फ से ढक गई। हालांकि इस बीच आसमान बिल्कुल साफ नजर आया और दूर दूर से पहुंच रहे सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों के चेहरे खिल उठे। हालांकि बर्फबारी की वजह से इलाके में ठिठुरन बढ़ गई, लेकिन बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोग खुश हो गए। रात भर हुई बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ जमा हो गई। जहां तक नजर पड़ी सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। घने कोहरे की वजह से हवाई, सड़क और ट्रेन यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 15 जनवरी के बाद दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में ठंड और बढ़ेगी और इसी के साथ अगले 3 दिनों में कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी जताई गई है। चंडीगढ़ में बढ़ी धूप धूमधाम से मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्योहार, जहां लोग आग की फेरी लेकर पंजाबी लोक गीतों पर झूमते हुए नजर आए। पंजाबी रीति रिवाज से मनाए जाने वाला लोहड़ी का त्योहार देश के कई हिस्सों में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। फसल की बुआई और कटाई के बाद मनाया जाता है। इस त्योहार को हर साल 13 जनवरी के दिन इसे मनाते हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी को बड़ी सौगात दी है। यहां पीएम मोदी ने कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी भी दिखाई। और इसी के साथ क्रूज 31 यात्रियों को लेकर रवाना हो चुका है। गंगा विलास क्रूज के 3200 किलोमीटर के सफर के दौरान पर्यटक देश की ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति से रूबरू होंगे। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने 51 कविताओं का एक संग्रह लिखा है, जिसका नाम उन्होंने जिंदगी चलते चलते दिया। इस किताब में उन्होंने कविताओं के माध्यम से अपने राजनीति घटनाक्रम को उकेरा है। सतीश उपाध्याय का ये कहना है कि उन्होंने कविताओं के जरिए अपने मन के भाव और अनुभूतियों को लिखा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पर कैबिनेट बैठक की है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जोशीमठ से अब तक 99 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं सभी प्रभावित लोगों को 1.5 लाख की सहायता राशि भी दे दी गई है। जोशीमठ में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और इसलिए वहां एसडीआरएफ की 8 और एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात कर दी गई है, जो लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। कंझावला केस के सभी आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। गृह मंत्रालय ने धारा 302 दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए थे, जिसके बाद 11 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें 3 पुलिसकर्मी पीसीआर वैन में थे और 2 पिकेट पर तैनात थे।
उत्तर प्रदेश के भदोही में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है और पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा की 7 करोड़ 30 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। पुलिस ने मनीष मिश्रा का एक 2 मंजिला मकान कुर्क किया है। पुलिस के मुताबिक ये संपत्ति गलत कामों से अर्जित की गई है और इसलिए ये कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र के शिरडी के पास हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां एक ट्रक और बस की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 50 लोग सवार थे। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद कार में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से कार में सवार 3 दोस्त बुरी तरीके से झुलस गए और मौके पर ही तीनों दोस्तों की मौत हो गई। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन से महिला की गिरने के बाद स्टेशन में हड़कंप मचा। गनीमत ये रही कि फुर्ती दिखाते हुए आरपीएफ की महिला जवान ने ट्रेन से गिरी महिला को पकड़ लिया और उसकी जान को बचा लिया। असल में चलती लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थी ये महिला, जिसकी वजह से महिला का बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रेन से गिर गई। हालांकि महिला को काफी चोटें आई हैं। दिल्ली के भजनपुरा में कुछ अज्ञात लोगों ने एक घर पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आया है कि 3 लोगों ने घर को आग लगाई और वहां से फरार हो गए। गनीमत ये रही कि इस घटना में घर में सो रहे लोग बाल बाल बचे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। पश्चिम बंगाल के डुआर के जंगलों में हाथी ने पर्यटकों की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें सभी पर्यटक बाल बाल बचे। हाथी अचानक जंगल से निकला और जीप की तरफ दौड़ा, जिसके बाद जीप के ड्राइवर ने गाड़ी तेज रफ्तार से पीछे की और आगे बढ़ाई, जिसके बाद जब तक हाथी वहां खड़ा रहा, गाड़ियां भी खड़ी रही और आखिरकार थोड़ी देर बाद हाथी जंगल में लौट गया। पाकिस्तान में आटे के दामों में भारी इजाफे से आम लोगों के साथ पुलिस भी एक रोटी के लिए परेशान है और ऐसे में सरकारी दामों पर बांटे जाने वाले आटे को पाकिस्तान की पुलिस अपनी गाड़ी में ले जाती हुई नजर आई। पाकिस्तान के सिंध से आटे के लिए मारामारी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोग आटे के बैग पर झपट्टे मारते हुए नजर आए। वहीं कराची में भी लोग आटे के लिए घंटों लाइन में खड़े नजर आए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। आंधी, तूफान, बिजली संकट और जलभराव से प्रभावित जगह की मुश्किलें बढ़ चुकी है। यहां करीब 2 लाख घरों में बिजली प्रभावित हो रही है। बताया ये जा रहा है कि बाढ़ बारिश की वजह से 17 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों के घरों की बिजली गायब हो चुकी है। ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल करके एक बार फिर चीन को अपनी ताकत दिखाई। ताइवान के सैन्य अभ्यास से चीन तिलमिला उठा है, क्योंकि ताइवान की सेना इतनी ताकत रखती है कि दुश्मन चाहे जमीन पर अटैक करे या फिर समुद्र या फिर हवा से, वो उसे जवाब देने को तैयार है। अपनी इसी ताकत का प्रदर्शन ताइवान ने दुनिया के सामने किया। करते हैं जिससे पुतिन के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन के सोलेदार में चल रही भीषण जंग को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन और उसके प्राइवेट आर्मी के चीफ में अनबन हो गई है। कहा तो ये जा रहा है कि पुतिन का वैगनर बागी हो गया है। क्या सच में वैगनर ग्रुप के चीफ और पुतिन के बीच फूट पड़ गई है? सोलेदार की सुरंग में परमाणु बंकर होने की बात क्यों कही जा रही है? सोलेदार में भस्मासुर अब तक कितना हिस्सा खाक में मिला चुका है, ये देखिए इस रिपोर्ट। सोलेदार की जंग, वीडियो नंबर 1। सोलेदार की जंग, वीडियो नंबर 2।
सोलेदार की जंग, वीडियो नंबर 3। सोलेदार की जंग, वीडियो नंबर 4। सोलेदार की जंग, वीडियो नंबर 5। सोलेदार की जंग ने रूस के अंदरूनी लड़ाई को जग जाहिर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन का पालतू कहा जाने वाला वैगनर ग्रुप का प्रमुख अब पुतिन से बागी हो गया है। तो क्या रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? वैगनर ग्रुप अब पुतिन के नियंत्रण से बाहर निकल गया है। इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को लेकर तमाम दावे पेश किए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस के खेमे में कितने पावर सेंटर बन गए हैं? क्या अभी भी जंग की डोर अकेले पुतिन के हाथों में है? क्या वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पिरोगजिन ने नया पावर सेंटर बना लिया है? क्या वैगनर ग्रुप पुतिन के कंट्रोल से बाहर हो गया है? पुतिन और पिरोगजिन के अलावा युद्ध में तीसरे पावर सेंटर के बनने की बात कितनी सच है, जिसे चेचन चीफ रमजान कादिरोव फिट कर रहा है? ऐसे सवाल यूं ही नहीं खड़े हो गए हैं। सोलेदार की लड़ाई पर रूस की सेना ने अलग दावा किया है और वैगनर चीफ ने अलग। एक ही जंग पर रूस के दो खेमे के दो अलग अलग बयान सामने आए हैं। सोलेदार पर कब्जे को लेकर वैगनर चीफ येवगेनी पिरोगजिन और रूस के प्रवक्ता के दावे में 180 डिग्री का फासला साफ साफ नजर आता है। येवगेनी पिरोगजिन ने दावा किया कि अकेले वैगनर के लड़ाकों ने सोलेदार पर कब्जा कर लिया है, जबकि रूस की सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि सोलेदार शहर के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। जाहिर है दोनों दावे एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा हैं। Воздушно-десантных войск блокировали Солидар северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе. वैगनर चीफ येवगेनी पिरोगजिन खुद अपने लड़ाकों की हौसला अफजाई के लिए सोलेदार के नमक खदान में पहुंचा और उन्हीं सुरंगों से सोलेदार पर कब्जा होने का दावा किया, वो भी रूस की सेना की मदद के बगैर। येवगेनी पिरोगजिन ने दावा किया कि अकेले वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के सैनिकों से लड़कर सोलेदार के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। У нас над головой, где-то километра 2, уже украинцы стоят. Ну ничего, это все временно. Понятно. А внизу они стоят или нет? Внизу, конечно. Ну пошли, может, до них и дойдем, да? Есть письмо. ये वीडियो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वैगनर ग्रुप का प्रमुख येवगेनी पिरोगजिन ने न सिर्फ सोलेदार का दौरा किया है, बल्कि वहां पहुंचकर अपने लड़ाकों के हौसले भी बढ़ाए हैं। वैगनर ग्रुप ने अपने आका की सीक्रेट दौरे की कई तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। यूक्रेन का सोलेदार शहर बख्मुत से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। सोलेदार यूक्रेन का एक बड़ा शहरी इलाका है। बख्मुत के बाद सोलेदार पर कब्जे की लड़ाई को रूस हर हाल में जीतना चाहता है। सोलेदार की जंग, वीडियो नंबर 1। सबके बीच रूस की ओर से दावा किया गया है कि पश्चिमी मीडिया में प्रोपेगेंडा के तहत रूस के सेना के पुतिन के खिलाफ बागी होने की बात फैलाई जा रही है। इतना ही नहीं, पश्चिमी मीडिया की ओर से अपने दावे को सही साबित करने के लिए बकायदा एक वीडियो तक जारी किया गया है। हालांकि इन सब दावों के बीच युद्ध में रूस की सेना का रौद्र रूप ही देखने को मिल रहा है और पुतिन की पलटन यूक्रेन में जमकर तबाही मचा रही है। सोलेदार को लेकर यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि एक ही मिसाइल हमले में 100 से अधिक रूस के सैनिक मारे गए। इस वीडियो को जारी कर यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने ड्रोन की मदद से रूस के सैनिकों की लोकेशन ट्रेस कर टोच का मिसाइल दागकर एक ही हमले में 100 से अधिक रूस के सैनिकों को खत्म कर दिया है। सोलेदार पर रूस हर हाल में कब्जा करने में लगा है। वहीं यूक्रेन रूस के साथ साथ वैगनर के सैनिकों को पीछे खदेड़ने में लगा है। लेकिन सोलेदार पर नियंत्रण को लेकर किए गए अलग अलग दावों ने बड़े सवाल को जन्म दे दिया है। क्या पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है? पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट सुपर वायरल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्राइवेट आर्मी के नाम से कुख्यात वैगनर ग्रुप में फूट पड़ गई। बड़ा सवाल कि इस फूट से जीत का भरोसा टूट जाएगा, इस दरार से जीत की दीवार दरक जाएगी, इस धोखे से क्रेमलिन में कोहराम मच जाएगा, इस विद्रोह से पुतिन का गुस्सा हाई हो जाएगा। Генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный.
Да больше воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. इस कलह से कादिरव का कॉन्फिडेंस डोल जाएगा। बगावत का वीडियो नंबर 1। Начальнику генерального штаба. Ты пидор, ты черт ебаный. Да больше воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. बगावत का वीडियो नंबर 2। Нормально, да, все нормально. Тепло, блин, нифига у вас потолки. Вот, работает. Тепло, сухо, все, нигде ничего не капает. रूस का दावा है कि इससे पहले भी पश्चिमी मीडिया रूस की सेना का पुतिन के खिलाफ बागी होने का दावा कर चुका है। अपने प्रोपेगेंडा को सही साबित करने के लिए वीडियो भी जारी कर चुका है, लेकिन सारा दावा धरा का धरा रह गया। पुतिन की सेना यूक्रेन युद्ध में कोहराम मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और ना ही आगे छोड़ने वाली है। लेकिन पुतिन और वैगनर ग्रुप में के दावे को तब और बल मिलता है जब अमेरिका की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के येवगेनी पेरोव्सेन पुतिन के वॉर ऑर्डर को हथियार बनाकर पुतिन और वैगनर ग्रुप में दरार पैदा कर रहे हैं। येवगेनी वही शख्स है जिन्होंने वैगनर ग्रुप को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वैगनर ग्रुप को हमेशा से ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। इतना ही नहीं, येवगेनी पुतिन के इतने करीब रहे हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। क्या दुश्मन देश पर टूट पड़ने वाली पुतिन की प्राइवेट आर्मी अब पुतिन के बदले येवगेनी के इशारे पर आगे की रणनीति तय करने वाली है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन युद्ध सर्दी के मौसम में 180 डिग्री घूम गया है। ऐसे नाजुक मोड़ पर वैगनर ग्रुप पुतिन का साथ छोड़ देगा, इसे रूस ने यकीन से परे करार दिया है, क्योंकि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन कर दिया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन के एक इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से यूक्रेन सीमा की ओर चल पड़ा और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उसमें शामिल रही। बेलारूस के रास्ते रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। हमले में रूस की सेना के साथ साथ चेचन के लड़ाके और वैगनर ग्रुप भी शामिल हुआ था। बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ी रूस की सेना ने होस्टोमल एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही मचाई थी। होस्टोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कब्जा जमाने के लिए कितनी भीषण जंग हुई है, इसका आफ्टर इफेक्ट युद्ध के बाद आई तस्वीरों में देखा था। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही रहा है, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू कराना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। अभी तक वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता आया है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था, उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था। वैगनर ग्रुप खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में 11.5 लाख रुपए से भी अधिक। यूक्रेन जंग में अब दावा किया जा रहा था कि जिस तरह पुतिन अपनी सेना के जनरलों की बजाय अपने 2 वफादारों की सलाह मान रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि रूस की सेना में बगावत हो सकती है। लेकिन अब नए दावे के सामने आने के बाद यूक्रेन युद्ध में रूस के कैंप में कई पावर सेंटर बन जाने की दलील सामने आने लगी है। रूस की सेना एक फ्रंट पर खून बहा रही है, वहीं दूसरे मोर्चे पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने का जिम्मा रमजान कादिरव के खूंखार लड़ाकों ने संभाल रखा है और वैगनर ग्रुप तबाही का एपी सेंटर बना हुआ है।